दोस्तों नमस्कार। आज हमारा छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो लोकल एक्ट है उसका कोर्ट फीस एक्ट 1870 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि हमारा ड्रीम जुडिशरी का ऑफलाइन और ऑनलाइन क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। आज से सुबह 7 से 9 एक्साइज एक्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस में 30 दिन का ये आपके साथ क्रैश कोर्स लेके आए हैं। इसमें पूरे माइनर एक्ट आपके लोकल एमपी के और जो आपके जो एमपी जुडिशरी में जो थे और जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के वहाँ के जो लोकल थे, है ना, पूरे लोकल 8 सब्जेक्ट आपके साथ लेके आए हैं और 30 दिन में उनको टारगेट ऐसा सेट किया है कि आपको रटवा ही दें। वहाँ पे क्या करें, आपको रटवा दें, मतलब कैसे भी करके, चाहे टेस्ट के माध्यम से, चाहे बोल के, चाहे बार बार उसको रीड करके, 2 बार भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि आज की क्लास में बहुत सारे सेक्शन एक्साइज एक्ट के 40 अबव 40 सेक्शन हमने क्या कर लिए हैं, वहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो मतलब अगर इसी स्पीड से अगर हम चले ऑफलाइन में और ऑनलाइन में तो लगभग 2-3 बार आपको सब्जेक्ट कवर भी हो जाएगा आपका जो लोकल एक्ट है, और आपको मेजर का टाइम भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अगर टाइम मौका मिला तो मेजर के लिए भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ वालों ने समय तो आपको दिया ही नहीं है ना। 35 दिन में तैयारी अगर करना है तो मेरा मानना ये है कि आप हर सब्जेक्ट को 2-2, 3-3 दिन दीजिए और उसके बाद लास्ट में ओटी का टाइम रख लीजिए, है ना। जैसे 3 दिन दिया और उसके बाद पूरा दिन ओटी के लिए दे दीजिए, तो हो सकता है कि आप कम से कम 95% उस चीज़ को पूरा क्या कवर कर पाओ, है ना। और करने वाले कर भी लेते हैं, है ना, ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो उसके लिए हम लोगों ने तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट करिएगा और एक बार डेमो लेके जरूर देखिएगा, है ना। और यूट्यूब पे तो हम आ ही रहे हैं, आपको ये कोर्ट फीस लेके रजिस्ट्रेशन हमने पूरा डाल दिया है। ठीक है, रेंट कंट्रोल भी हमारा पूरा डल चुका है। अब आज स्टार्ट करने वाले हैं कोर्ट फीस एक्ट। कोर्ट फीस एक्ट, देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो इंडेक्स है आपका, ठीक है, हर छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आप सिर्फ इंडेक्स पे ज़्यादा काम करना, क्योंकि कभी कभार इंडेक्स पे भी क्या हो जाता है, पूरा मामला सेट रहता है उनका। ठीक है, तो इंडेक्स पे अगर मैं देखूं तो इसमें कितना है, इसमें चैप्टर कितने हैं आपके 6, इसमें सेक्शन कितने हैं आपके 36। ये तो आपको समझ में आ गया, 36 चैप्टर 6। ठीक है, इन्फोर्समेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1870 को हुआ था। ठीक है, इनेक्ट कब हुआ था, 11 मार्च 1870 को हुआ था। ये इनेक्टमेंट डेट है, ये इन्फोर्समेंट डेट है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा, जो आपकी एप्लीकेबिलिटी बता रहा है वो बता रहा है कि जो 1 नवंबर था और 1959, है ना, 1 नवंबर 1956 के पहले का जितना भी चीज़ है उस पर क्या होगा, ये कोर्ट फीस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़। और इसमें अमेंड की अगर मैं बात करूं तो अमेंड हो चुका है 2017 में, जो कि इन्फोर्स हुआ था 16 जून 2018। ठीक है, 16 जून 2018 ये इन्फोर्समेंट डेट हो गई। और इसके चैप्टर का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है। पहले में प्राइमरी है, दूसरे चैप्टर में जो बात करेंगे वो हाई कोर्ट और जो उसका स्मॉल कॉज कोर्ट है उसकी फ़ीस के बारे में बात करता है। ठीक है, तीसरा वाला आपका जो चैप्टर है वो अदर कोर्ट के बारे में बात करता है कि अदर कोर्ट की फ़ीस कैसे। तीसरा ए जो है आपका वो प्रोवेट के बारे में बात करता है आपका। ठीक है, जो आपका चैप्टर 4 आने वाला है, चैप्टर 4 आपका फीस की उद्ग्रहण के बारे में बात करेगा। ठीक है, कि आप फीस का उद्ग्रहण कैसे करोगे। ठीक है, फीस आदेशिकाएँ क्या फीस के बारे में बात कर देगा। ठीक है, पांचवा आपका है फीस के उद्ग्रहण के विषय में, जो पांचवा है आपका वो फीस के उद्ग्रहण के विषय में बात करेगा, मतलब लेवी ऑफ फीस के बारे में बात करता है, लेवी ऑफ फीस के बारे में। 4 बात करता है आपके इश्यूज के बारे में, मतलब आदेशिकाओं के बारे में, नोटिफिकेशन आदेशिकाएँ के बारे में। और 6 आपका मिसलेनियस पॉइंट है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा ये जाता है, ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल चीज़। ठीक है, कि आपको चैप्टर के नाम याद रहने चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि आइए चैप्टर फर्स्ट में क्या है, तो चैप्टर फर्स्ट आपको याद रखना है कि इसमें सेक्शन कितने 1 to
1B तक है। दूसरा आपका क्या है, रिपील्ड हो चुका है, ठीक है। दूसरे चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ तक है, तो 3 से 5 तक है। तीसरे चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ तक है, तो ये 6 से 19 तक जाएगा। तीसरे ए में आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ है आपका 19A से लेके के तक, ठीक है। और ये आपका जो चौथा वाला पूछा जाए तो ये आपसे पूछा जाएगा 20 से लेके 24 तक है, ठीक है। इसके बाद पांचवा पूछा जाए तो 25 से लेके 30 तक है। इसके बाद जो आपका छठवा पूछा जाए तो 31 से लेके 36 तक है, छठवा वाला, है ना। तो ये वाली चीज़ें भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इंडेक्स आपका अच्छा खासा तैयार होना ही चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अब रीड करना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। आज लगभग अपन बहुत सारा इसको रीड करते हैं, ठीक है। क्या है आपका, सबसे पहले तो जो सेक्शन फर्स्ट है इसको चैप्टर वाइज करते हैं, इसको चैप्टर वाइज, ठीक है। सेक्शन जो फर्स्ट है वो दो चीज़ों की बात करता है। एक तो आपका है शॉर्ट टाइटल, एक तो आपका है एक्सटेंड, एक तो आपका है कमेंसमेंट, ठीक है। शॉर्ट टाइटल क्या है आपका, कोर्ट फीस एक्ट 1870 है। एक्सटेंड डेट आपकी जो एक्सटेंड है, एक्सटेंड कहाँ तक किया गया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा 1 नवंबर 1956 वाली डेट, ठीक है। उसके पहले का मामला है। कमेंसमेंट आपको पता ही चल गई है कि 1 अप्रैल 1870 है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका जो सेक्शन फर्स्ट ए है जो कि कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था, ऐड किया गया था 1937 में, जो एक्ट आया था अनुकूलन आदेश विधि एक्ट, है ना, उसके अधीन। क्या बोला है इसमें, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी कौन, ठीक है। तो आप खुद ही जानते हो कि एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है आपकी कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बात करता है आपकी अदर फीस के बारे में, और अदर फीस या अदर स्टाम्प फीस के बारे में, मतलब स्टाम्प ड्यूटी के बारे में, ठीक है। और ये बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन यदि कोई ऑफिसर है और ऑफिसर के समक्ष आप क्या करते हो, पेश करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फीस और कोई भी स्टाम्प, तो उस टाइम पे क्या समझा जाएगा, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और अदर फीस स्टाम्प में वो क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है आपका सेक्शन 1 का बी है, जो कि अमेंड किया गया था, ऐड किया गया था 1941 में। इसमें बोला गया है कि मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या आता है, मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या आता है, मेमोरेंडम ऑफ अपील में तो इंक्लूड क्या है इसमें, सीधा सीधा आप लिख देना क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्या है इसमें इंक्लूड, क्रॉस ऑब्जेक्शन है भैया, क्रॉस ऑब्जेक्शन है, ठीक है। प्रत्याक्षेप का आक्षेप है, और वाद के अंतर्गत डिक्री या अपील भी आती है। और इसी में क्या आता है, वाद के अंतर्गत कोई भी डिक्री भी है और अपील भी है, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है मेमोरेंडम ऑफ अपील में, ठीक है। क्लियर, चलिए सेक्शन 2 तो आपका रिपील्ड है। सेक्शन 3 पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं, मतलब चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका जो नाम है वो नाम के हिसाब से काम करता है। क्या करता है कि आपका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 चैप्टर 2 सीधी सीधी दो बातें करता है। एक तो आपकी जो पहली बात करने वाला है, पहली बात कर रहा है हाई कोर्ट, और दूसरी आपकी जो बात करने वाला है स्मॉल कॉज कोर्ट के बारे में, जो कि कहाँ है, प्रेसिडेंसी एरिया में, प्रेसिडेंसी, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाला है, ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है कि 3 क्षेत्र ऐसे हैं। एक तो आपका कौन है, मैसूर है। दूसरा आपका कौन है, राजस्थान है, ठीक है। और तीसरा आपका कौन है, केरला है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई हाई कोर्ट है, ठीक है, इनके हाई कोर्ट का तो ठीक है, इसके अलावा अदर देन कोई हाई कोर्ट है, इनसे भिन्न अगर कोई हाई कोर्ट है, तो ये सीधा सीधा बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो उसके जो इसके अलावा कोई हाई कोर्ट है तो उनके हाई कोर्ट के जो क्लर्क हैं, क्या है, जो क्लर्क हैं, जो शेरिफो हैं, जो अटॉर्नी हैं, जो इनसे भिन्न अधिकारी हैं, क्लर्क और ऑफिसर के बारे में बोल रहा है। क्लर्क और दूसरा आपका ऑफिसर, किसके, अदर देन हाई कोर्ट के। मैसूर, राजस्थान और केरल के हाई कोर्ट से अलग जो क्लर्क हैं और जो ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, आपको फीस पे करना है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 2 आपको क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट या स्मॉल कॉज कोर्ट में न्यायालयों में फीसें,
तो कौन किसको फी करना है, क्लर्क को या ऑफिसर को संदेह फीस है। ठीक है, अब जो क्लर्क और ऑफिसर कौन नहीं होंगे, ये आपके अटॉर्नी नहीं होंगे। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, ये आपके अटॉर्नी भी नहीं होंगे, और ये कौन नहीं होंगे, और ये आपके शेरिफो भी नहीं होंगे। जो आपका शेरिफो लिखा है ना, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, ना तो अटॉर्नी होंगे ना तो शेरिफो होंगे, क्लर्क और ऑफिसर होंगे जिनको फीस पे करना है। ये आपका था ये वाला। ठीक है, अब उन न्यायालयों में से हर एक अधिनियम के प्रथम अनुसूची में संख्यांक, द्वितीय अनुसूची में संख्यांक 12(1) ये प्रभाव मतलब प्रत्याहार होंगे, जो कि आपको पता है कि इसमें शेड्यूल कितनी है, इसमें शेड्यूल और देख लो, शेड्यूल कितनी है आपकी, शेड्यूल 3 है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल आपका वैल्यूएशन के बारे में बात करता है फीस का, दूसरा आपका फिक्स्ड फीस के बारे में बात करता है, और जो आपकी जो तीसरी शेड्यूल है, वो तीसरी शेड्यूल आपकी बात करती है मूल्यांकन के बारे में, फॉर्म के बारे में, फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन के बारे में बात करती है, फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन के बारे में क्या करती है, वो बात करती है। ठीक है, तो ये है, तो इसमें जो बोला गया है फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल के हिसाब से जो आपका 1 2 3 4 5 6 जो भी इसमें जो डेट लिए है, ठीक है, 7 लिखा है, 20 लिखा है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, अधीन प्रायर होगा, इसके अधीन भरा जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें स्मॉल कॉस्ट कोड के बारे में क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि और वे फीसें जो प्रेसिडेंसी नगर के नगरवाद में विभिन्न कार्यालयों में तत्समय पदार्थ है पश्चात बताई गई हैं संग्रहित की जाएंगी। मतलब जो कि इनके कोर्ट में, जो कि इनके ऑफिसेज में बताई गई हैं, उसके हिसाब से वो क्या की जाएंगी, संदेह की जाएंगी, संग्रहित की जाएंगी। ठीक है, ये आपका तो हो गया है सेक्शन 3 हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 पे आपको सीधा 2 चीजें याद रखनी है। कैसी याद रखनी है, उसमें बोला गया उन दस्तावेज पर फीसें जो हाई कोर्ट के न्यायालय में असाधारण अधिकारिता में फाइल की जाती है। मतलब सबसे पहले तो हम आपकी बात करें जूरिसडिक्शन की, इसके पहले। ठीक है, हाई कोर्ट की अगर जूरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं, हाई कोर्ट की अगर जूरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं, तो हाई कोर्ट की जूरिसडिक्शन एक तो आपकी होती है ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन, ठीक है, दूसरी होती है अपीलेट जूरिसडिक्शन, तीसरी होती है रेफरल जूरिसडिक्शन, ठीक है, चौथी होती है रिवीजन जूरिसडिक्शन, पांचवी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन, है ना, एडिशन मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन। अब जो बात कर रहा है वो इसी की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन की बात कर रहा है आपका सेक्शन 4। ठीक है, तो सेक्शन 4 किसके जूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहा है, हाई कोर्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन के बारे में क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन के बारे में क्या बात कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जूरिसडिक्शन के बारे में, यदि कोई डॉक्यूमेंट लाते हो, डॉक्यूमेंट की फीस नहीं देते हो, तो वो एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। मतलब नो फीस नो एडमिसिबल, इसके बारे में वो बात कर रहा है आपका सेक्शन 4। मतलब इसको अगर मैं पूरा एक चार्ट के माध्यम से देखूं, है ना, तो आपका सेक्शन 4 सीधा एक ही बात करता है, नो फीस नो एडमिसिबल। देखो, पहला है एक्स्ट्रा, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, हाई कोर्ट का असाधारण हो गया, फिर दूसरा आपका लिखा है अपीलेट, तीसरा आपका क्या लिखा है, रेफर और रिवीजन, ठीक है, ऑर्डिनरी का तो आपको पता चल गया, लेकिन असाधारण में है तो फीसों को कैसे किस हिसाब से पे करना पड़ेगा। जैसा कि आपका जो शेड्यूल फर्स्ट है जो कि वैल्यूएशन के बारे में बात करता है फीस के, और जो शेड्यूल 2 है जो मैं फिक्स कर दी है फीस, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, संदेह करना पड़ेगा। ठीक है, फीसों को, ठीक है, और इसमें सीधा सीधा लिखा है, क्या लिखा है कि उसकी असाधारण अधिकारिता आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में होगी, या उसकी असाधारण अधिकारिता उसके सिविल अधिकारिता के प्रयोग में होगी। मतलब एक्स्ट्रा जो जूरिसडिक्शन है ये सिविल का भी हो सकता है और आपका किसका भी है, क्रिमिनल का भी है। एक एक चीज लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब सेक्शन 4 सीधा सीधा बात कर रहा है, फीस नहीं दोगे तो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल भी नहीं किया जाएगा। क्लियर बात है। ठीक है, इसी की तरह इसी के साथ पढ़ लो प्लस सेक्शन 6,
और जो सेक्शन 6 क्या बात करता है ये देख लीजिए आप, ये अदर कोड के बारे में बात करता है। या जो मुसफ़ल कोड होती हैं, मुसफ़ल कोड क्या होते हैं, डिवीज़न का क्या डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न होते हैं, ठीक है ना। डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट कोड होती है ना उसके बारे में बात करता है कि किसी भी डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न रहता है उसका डिस्ट्रिक्ट कोड में बांट देना, ठीक है। जब भी आप पढ़ोगे प्रादेशिक खंड है ना उसमें समझ में आ जाएगा सीआरपीसी में। तो मुसफ़ल कोड के बारे में या अदर कोड के बारे में बात करता है, तो उसमें भी सीधा बोला है कि फीस अगर आप पे नहीं करोगे, नो फीस नो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल, नो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल, ठीक है। फीस नहीं भरोगे तो नहीं होगा फी, ठीक है। तो ये वाला आपका सेक्शन 6 है और यहाँ से सिर्फ एक ही बनता है। आ जाइए सेक्शन 5 पे बात कर लेते हैं। सेक्शन 5 सीधा सीधा बोल रहा है प्रोसीजर इन केस डिफरेंट टू नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फी के बारे में बात करता है। फीस की आवश्यकता या रकम की वावेद मतभेद होने की दिशा में। सीधी सीधी बात, सेक्शन 5 जो आपका बात करने वाला है वो बात कर रहा है डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, डिफरेंस के बारे में। और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये किसके बारे में है, आपके अमाउंट के बारे में और नेसेसिटी फीस के बारे में, ठीक है। चाहे जो अमाउंट आपने फिक्स किया उसके बारे में है, जो आपकी नेसेसिटी ऑफ फीस है उसके बारे में डिफरेंस है, ठीक है। दो चीजों के बारे में डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि आपका जो वैल्यूएशन होगा वो कैसे डिसाइड करोगे अगर मतभेद हो गया है। तो सीधी सीधी बात, दो चीजों पे बात कर लेते हैं। किसी दो चीज, एक तो हाई कोर्ट का लेना पड़ेगा और एक आपका स्मॉल कॉज कोर्ट का लेना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल कॉज कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट का अगर डिस्प्यूट है, किसको लेके डिफरेंस है, किसको लेके, अमाउंट को लेके या जो फीस आवश्यक थी उसको लेके अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको डिसाइड करेगा कौन, उसको फाइनल कौन करेगा, उसको फाइनल करने वाला है आपका टैक्सेटिंग ऑफिसर। टैक्सेसिंग ऑफिसर है, टैक्सेसिंग ऑफिसर आपको क्या करेगा, फाइनल करेगा कि हाई कोर्ट में कितनी फीस अमाउंट आपको सबमिट करना है, देना है, ठीक है। लेकिन कोर्ट फीस में है तो कोर्ट फी अगर स्मॉल कॉस्ट कोर्ट के लिए है तो इसके लिए क्लर्क ऑफिसर जो आपका है क्लर्क वो वाला तैयार करेगा, जो कि हमने पढ़ रखा है ना, क्लर्क या ऑफिसर, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसमें लिखा है, ठीक है, कौन अंतिम बिजनेस करेगा, तो सर कौन अंतिम बिजनेस करेगा, पैदा है तो अधीक्षक, ठीक है। अधीक्षक को इसमें क्या बोला गया है, क्लर्क ही बोला गया है, रिफर टू क्लर्क। इसमें कौन करेगा, रिफर टू क्लर्क। और इसमें कौन करेगा, रिफर टू टैक्सेसिंग ऑफिसर करेगा। लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है, यदि पब्लिक बेनिफिट के लिए है, पब्लिक महत्व के लिए है, तो हाई कोर्ट वाले में कौन और स्मॉल कॉज कोर्ट वाले में कौन, ठीक है। तो हाई कोर्ट स्मॉल कॉज कोर्ट वाले में तो उस न्यायालय का, उस कोर्ट का कौन, फर्स्ट जज, उस कोर्ट का कौन करेगा, फर्स्ट जज करेगा, ठीक है। अगर डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, जनरल डिस्प्यूट, तो उस वाले में कौन करेगा, आपका फर्स्ट जज करेगा। लेकिन इसमें कौन करेगा, इसमें आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेगा। अगर पब्लिक बेनिफिट के लिए है, सार्वजनिक महत्व के लिए है, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेगा और इसमें एक फर्स्ट जज करेगा, उस स्मॉल कॉज कोर्ट का करेगा। लेकिन इसमें टैक्सेसिंग ऑफिसर को डिक्लेयर कौन करता है, जो कि सबसेक्शन 2 बोल रहा है, ठीक है। तो डिक्लेयर कौन करता है, आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कौन होगा, आपका टैक्सेसिंग ऑफिसर। तो ये वाला आपका सबसेक्शन 2 में लिखा है 5 में, मतलब 5 में दो चीजों की बात है, अमाउंट और फीस के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट है तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट में कौन डिसाइड करेगा, टैक्सेसिंग ऑफिसर करेगा। और स्मॉल कॉज कोर्ट में कौन करेगा, उसका क्लर्क करेगा। और अगर टैक्सेसिंग ऑफिसर कौन होना चाहिए तो जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बता देगा आपका। यदि पब्लिक बेनिफिट के लिए है तो हाई कोर्ट में अगर डिसाइड कौन करेगा फिर ये डिफरेंस को, तो वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट करेगा। और स्मॉल कॉज कोर्ट के बारे में है तो फर्स्ट जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट करेगा। क्लियर, आगे चैप्टर 3, चैप्टर 3 पे बात कर देते हैं। चैप्टर 3 बोल रहा है अदर कोर्ट के बारे में, जो कि मैं सेक्शन 6 आपको पढ़ा चुका हूं कि सेक्शन 6 बोल रहा है सेम, नो फीस नो एडमिसिबल, खत्म बात। इसके अलावा आपको ना वहां पे कुछ पढ़ना है ना। और जो वाली फीस वो है वो भी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में दी गई है, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, एडमिसिबल होगा, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में
आ जानी चाहिए। ठीक है, सेक्शन 7 पे बात करते हैं। सेक्शन 7 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 7 बात कर रहा है कंप्यूटेशन ऑफ फीस पेबल इन सर्टेन सूट। ठीक है, इसका तो सीधा सीधा अपन एक काम करते हैं, चार्ट बना लेते हैं और चार्ट बना के इसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो हम इससे करते हैं कि सेक्शन 7 का जो चार्ट बनेगा, आप देखो कैसे इसका चार्ट बनता है, इसको जानते हैं और इसको समझते हैं कि आपका चार्ट कैसे आने वाला है। ठीक है, तो सेक्शन 7 का चार्ट बनेगा। सेक्शन 7 देखिए, समझिए बात को। ठीक है, सूट के बारे में बात है। किसके बारे में बात है? सूट के बारे में, इन सूट। ठीक है, इन सूट के बारे में क्या है वो बात है। कतिपय वादों में संदेह फीस की संगणना, मतलब संगणना कैसे करोगे आप? कंप्यूटेशन कैसे करोगे? कोर्ट में फीस करने, संदेह करने का, फीस के संदेह का कंप्यूटेशन के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो बात कैसे होगी। पहला चीज ये वो लिखा है कि ठीक है, पश्चात बढ़ने अधिनियम में संदेह फीस की संगणना नीचे लिखे अनुसार की जाएगी। पहला तो जो सूट है आपका, पहला जो सूट है, पहला फॉर मनी है। पहला जो सूट है वो कैसा है? फॉर मनी, फॉर मनी है। ठीक है, फॉर मनी में क्या लिखा है? इसको ऐसे टाइप पे करते हैं कुछ, इसको ऐसे लेते हैं, फॉर मनी। ठीक है, जिससे आपका पूरा हो जाए। ठीक है, पहला तो आपका फॉर मनी है, जो आपका ए वाला पॉइंट है। बी वाले पॉइंट में आपका है मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस। तो पहले वाले में है मेंटेनेंस, दूसरे वाले पॉइंट में है आपका मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस और एन्युइटीज, एन्युइटीज। ठीक है, तीसरे वाला जो आपका है उसमें क्या है? उसमें आपका लिखा है वैल्यू, मार्केट वैल्यू दी गई है। और जो इसी का पॉइंट बनने वाला है चौथा का, फोर का ए बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू डिसाइड नहीं है, नो मार्केट वैल्यू बिना बाजार मूल्य। हाँ, नो मार्केट वैल्यू, नो मार्केट वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में जो इसका ए है, इसका जो आपका बनने वाला है यहाँ पे बी पॉइंट। बी क्या बनेगा आपका? बी बनेगा आपका कि बी तो रिपील्ड है, तीसरा ले लो सीधा, डिक्लेरेशन डिक्री के बारे में बात कर रहा है वो, डिक्लेरेटरी डिक्री, डिक्लेरेटरी डिक्री और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलीफ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलीफ। इसके लिए भी आप क्या करते हो? सूट लगाते हो ना, तो ये सबके सूट ही लग रहे हैं। ठीक है, अभी तक आगे। ठीक है, इसका जो पांचवा पॉइंट बनने वाला है वो क्या है आपका? पांचवा ई वाला। ठीक है, इसी का ABCD चलेगा यार, अभी तो सी हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका डी बनेगा। ठीक है, डी कैसे बनेगा? डी है आपका ईजमेंट, डी कहाँ है? डी 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 आपका व्यादेश, इंजंक्शन। ठीक है, ई में आपका क्या चल रहा है? व्या ई में आपका चलने वाला है ईजमेंट, ई से ईजमेंट। ठीक है, एफ में आपका क्या चलने वाला है? लेखाओं के बारे में, मतलब रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, एफ जी, जी है क्या? नहीं है। अब सीधा आ गया आपका पांचवा पॉइंट। ठीक है, चौथा तक कंप्लीट करते हैं, फिर पांच हम पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो इसका एक काम करते हैं, पांचवा भी इसी के साथ ले लेते हैं, रिकॉर्ड में इतना कुछ है नहीं है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, पांचवा क्या बोल रहा है आपका? तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, लैंड, भूमि, ये पांचवा बाद में लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ से निपटा देते हैं, खत्म करते हैं काम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर मनी ए, फॉर मेंटेनेंस बी, फॉर मार्केट वैल्यू सी, नो मार्केट वैल्यू डी। ठीक है, मतलब चौथा फॉर मनी। मनी के लिए सीधा सीधा आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया अगर मनी के
मनी के संबंध में अगर कोई कंपटीशन की गणना करनी है, आपको गणना करनी है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जितना अमाउंट आप क्लेम करते हो उस हिसाब से, जितना अमाउंट आप क्या करते हो, क्लेम कर रहे हो, मतलब सब्जेक्ट मैटर जितना, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू आप अमाउंट जितना क्लेम करोगे वो मनी आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी गणना आप करोगे उसके साथ से, मतलब अमाउंट पे, अमाउंट क्लेम वर्सेस आपका मनी देखना पड़ेगा, मतलब जितना अमाउंट आप क्लेम करोगे उतने ही आपको मनी करनी पड़ेगी, है ना, उतनी ही आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो ऐसी आप क्या कर सकते हो, गणना कर सकते हो। ठीक है, दावाकृत रकम के अनुसार, अकाउंट क्लेम्ड रकम के अनुसार। ठीक है, सीधी सीधी बोली है कि धन के वादों में जिनके नुकसानी प्रतिकार भरण पोषण वार्षिक कालावधि के संदेह के रूप में धनराशियों को बकाया के बाद के हैं, दावाकृत रकम के अनुसार क्या करी जाएगी। अगर इनका सबका, किन किन का, आपके मेंटेनेंस का हो गया, आपके जो धन के संबंधी जो बाद है मनी का हो गया, जो आपके एनुअल वार्षिक वाला हो गया, अगर इनका बकाया है तो इनका जब बकाया है तो जो अमाउंट आप क्लेम करोगे उससे आपकी मनी फीस पे गणना की जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका है मेंटेनेंस और वार्षिक के हिसाब से चलेगा। तो सीधा सीधा बोल रहा है कि किसी भी फीस के लिए आप क्या क्या लगाते हो। पहले चीज तो आप ये देखिए, आप जब भी कोई फीस पे करते हो तो फीस की गणना के लिए आप लगाते हो एप्लीकेशन, अपील, और क्या लगाते हो, सूट, जो कि अपन सूट पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और क्या लगा देते हो आप, बस ये 3 चीजें लगती हैं वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो सीधी सीधी बोल रहा है कि कालावधि की गणना मतलब सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग तय की जाएगी। यहाँ पे मेंटेनेंस और एन्युइटीज की गणना कैसे की जाएगी, सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग की जाएगी। और इसी का क्या करना है आपको, 10 टाइम्स कर देना है, 10 गुना कर देना है। सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग तय की जाएगी और इसी का आपको क्या कर देना है, 10 गुना कर देना है, मतलब दावाकृत रकम का 10 गुना कर देना है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू मतलब जितना भी आप अमाउंट क्या कर रहे हो, अमाउंट क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, और अमाउंट क्लेम का कितना करना है आपको, 10 टाइम कर देना, 10 टाइम कर देना, 10 गुना कर देना, तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या बोल रहा है, ठीक है, और ये जो एन्युअलिटीज है मतलब आपका पर ईयर के हिसाब से बता रहा है, वो किसके हिसाब से बता रहा है, पर ईयर के हिसाब से। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे आप, है ना, मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैसे काउंट करोगे आप। तो सीधा सीधा बोला है कि धन से भिन्न कोई अगर जंगम संपत्ति के बाद में है जो विषय वस्तु का बाजार मूल्य है और बाद पत्र में पेश की जाने वाली तारीख से ऐसे मूल्य के अनुसार की जाएगी। जैसे आपने प्लेंट पेश किया और प्लेंट की डेट कितनी थी, 2/2/2022 थी, तो इस दिन से उसका जो मार्केट वैल्यू था उसके हिसाब से क्या करोगे आप, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू काउंट करोगे, मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से लोगे। लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो किसकी है, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिकॉर्डिंग, किसके, मूवेबल प्रॉपर्टी के। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नो मार्केट वैल्यू। अब इसमें मार्केट वैल्यू थी तो आपने तो क्या कर दी, फीस का कंपटीशन कर लिया उस डेट से जिस दिन में आपने प्लेंट सबमिट किया था, पेश किया था। लेकिन अगर उसमें मार्केट वैल्यू नहीं है तो क्या करोगे, तो आप आ जाओगे 4K पे। 4K में क्या बोला गया है कि अगर मार्केट वैल्यू नहीं है, नॉट अवेलेबल टू मार्केट वैल्यू, तो वैल्यू को कैसे डिसाइड करोगे, तो वैल्यू ऑफ रिलीफ के हिसाब से करोगे आप। किसके हिसाब से, वैल्यू ऑफ रिलीफ के हिसाब से, वैल्यू ऑफ रिलीफ के हिसाब से क्या करोगे आप, काउंट करोगे, कंप्यूटेशन कर लोगे। मतलब जितना आपको रिलीफ मांगना है ना उसमें, वो भी किसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मूवेबल प्रॉपर्टी में मार्केट वैल्यू। ठीक है, जो आपका सी वाला पॉइंट, बी वाला तो आपका रिपीट कर दिया गया है, सी वाला जो पॉइंट है वो डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे में, और जो आपका परिणाम है कौन से अनुतोष के बारे में बात करता है। ठीक है, क्या बात कर रहा है कि आपकी जो डिक्लेरेटरी डिक्री है उसकी मार्केट वैल्यू आप कैसे तय करोगे। ठीक है, सीधी सीधी बोला कि बादों में कैसे आप फीस कंप्यूटेशन करोगे, मार्केट वैल्यू नहीं। ठीक है, घोषणात्मक डिग्री या आदेश का अभिप्राप्त करने के लिए प्राणीनामिक अनुतोष के माध्यम से आप करोगे, मतलब आप जितनी प्रे करोगे उतना आपको मिल जाएगा, प्रे करना पड़ेगा आपको डिग्री में और
आपके जो रिलीफ है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको फीस कंप्यूट की जाएगी। ठीक है, आपकी फीस की कंप्यूटेशन उस हिसाब से की जाएगी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इसके सब देखो, इसका केस है, इसका केस अगर आप लिखने जाओगे तो इसका जो नीचे ही आपको देखो बेयर एक्ट में आपको केस दिखने वाला है। एक केस तो आपका ये वाला दिखेगा, राम गोपाल दिक्सेना वर्सेस अन्य श्यामलाल अन्य 2010। राम गोपाल दिक्सेना, राम गोपाल दिक्सेना वर्सेस श्यामलाल का केस है, 2010 का केस है। याद रखना ये घोषणात्मक वाद से संबंधित है, डिक्लेरेटरी डिक्री और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलीफ से संबंधित है। राम गोपाल दिक्सेना का केस है। ठीक है, ये वाली चीज आप याद रख लेना। इसी प्रकार मार्केट वैल्यू नहीं है तो ये आपका मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है ना उसके लिए एक केस है, यह लिखा है नगर पालिका राघवगढ़ वर्सेस भारतीय गैस प्राधिकरण वाले मामले में है। उसमें बताया गया कि धन के संदाय से बचने के लिए व्यादेश की प्रार्थना कर दी गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे व्यादेश की जिस दिन प्रार्थना करी थी, जिस दिन रिलीफ प्रार्थना करी थी, जिस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू चल रही थी धन के संदाय से बचने के लिए, तो उस दिन से आपकी फीस का कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये वाली बोल रहा था कि मूल्य के हिसाब से संदत्त किया जाना होगा, है ना। रकम के जो मूल्यानुसार वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू है, मतलब रकम की जो मूल्य है जो आप क्या कर रहे हो, रिलीफ मांग रहे हो, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसका जो आपका इंजेक्शन वाला पॉइंट है, व्यादेश अभिप्राप्त करने के बादों में। अब व्यादेश अभिप्राप्त करने के बादों में आप कितने सारे चीजें पढ़ सकते हो, आपको इंजेक्शन कहाँ कहाँ मिल जाता है, जैसे कि राम गोपाल दिक्सेना वर्सेस अन्य श्यामलाल 2010 में ये आपको क्या मिला है। ठीक है, अब और एक केस और है इसका एक केस, ठीक है देख लेना, इसमें जो बहुत सारे केस लिखे उसके हिसाब से। ठीक है, ई वाला जो पॉइंट था वो ई वाला जो आपका था ईजमेंट के बारे में था, ईजमेंट के बारे में था। ठीक है, आप देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जो 4K ए में है वो नो मार्केट वैल्यू, जो उसके सी वाले 3 वाले में है वो मार्केट वैल्यू है। इसमें रिलीफ के हिसाब से, उसमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, जो इसका सी वाला है डिक्लेरेटरी सूट के हिसाब से और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलीफ के हिसाब से। मतलब आपको क्या करना है, आपको मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू आ रही बीच में, जो फीस है वो कंप्यूटेशन करना है। ठीक है, मार्केट वैल्यू आ गई दिमाग में। ठीक है, इजमेंट, इजमेंट के वादों के बीच में 3 चीजें, भूमि से संबंध, भूमि से उद्भूत होने वाले किसी फायदे के लिए, और ये कहाँ से उद्भूत हो रहे हैं, मतलब आपका लैंड से। इजमेंट का लैंड से उद्भूत होने वाले अगर कोई मामले जहाँ कोई अन्य उपबंध नहीं है तो उसके बादों में, मतलब अगर लैंड से संबंधित अगर कोई है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अराइजिंग टू आउट ऑफ लैंड। इजमेंट कहाँ से हो जाएगा, अराइजिंग टू आउट ऑफ लैंड, तो उसके हिसाब से सूट ला सकते हो स्टे के लिए। ठीक है, इंजेक्शन के लिए, इजमेंट के लिए। ठीक है, आपका एफ किसके बारे में बात कर रहा है, रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। रिकॉर्ड किस चीज के बारे में बात कर रहा है, एक तो आपका प्लेंट है और दूसरा आपका मेमोरेंडम ऑफ अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील। एक तो आपका प्लेंट है, दूसरा आपका मेमोरेंडम ऑफ अपील के बारे में है। तो भैया फिर कैसे होगा, फिर वो बोल रहा है वैल्यूएशन ऑफ, मूल्यांकन की रकम के अनुसार 40 रुपए जो कि न्यूनतम फीस है। कितने रुपए बोल रहा है, 40 रुपए न्यूनतम फीस के माध्यम से वैल्यूएशन, 40 रुपए न्यूनतम फीस के माध्यम से। ठीक है, कलर क्लियर। ठीक है, 40 रुपए याद रखना, उसमें सीधा सीधा लिखा है मेमोरेंडम ऑफ अपील विद इन द मिनिमम फी ऑफ 14 रुपीज, मिनिमम फीस ऑफ 14 रुपीज याद रख लेना। एफ से 14 रुपीज, वो भी प्लेंट और मेमोरेंडम ऑफ अपील के लिए। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए 5 पे आ जाइए, चौथा हो गया, 5th, ये 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में फॉर द पोजीशन, पहला चीज तो आपका पोजीशन के लिए सूट है। किसके लिए सूट है, पोजीशन के लिए। पहला सूट है मनी के लिए, दूसरा मेंटेनेंस के लिए, तीसरा मार्केट वैल्यू के लिए, चौथा मार्केट वैल्यू नहीं है उसके लिए, और जो 5वां बन रहा है आपका पोजीशन के लिए सूट है। ठीक है, पोजीशन के लिए सूट, वो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ फीस,
अपील एप्लीकेशन और सूट के माध्यम से करते हैं कंप्यूट। ठीक है, तो ये वाली चीज आप बोलना नहीं। ठीक है, आपका जो फिफ्थ पॉइंट है ये क्या बन रहा है, ये पोजीशन से संबंधित बन रहा है। और पोजीशन तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक तो आपका लैंड, दूसरा आपका गार्डन। ठीक है, लैंड हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, गार्डन हो गया। ठीक है, और जो तीसरा जो पॉइंट बनने वाला है ये आपका है हाउस, घर। ठीक है, तो ये तीन चीजों के बारे में आपका पोजीशन बात करता है। लैंड पे पोजीशन है, गार्डन पे पोजीशन है, हाउस पे पोजीशन है। किसके बारे में, पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। तो लैंड के पोजीशन को आप पढ़िए, ये जहां सब्जेक्ट मैटर क्या है आपका, सब्जेक्ट मैटर अगर हमारा क्या है, लैंड है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे देखिए ऐसी भूमि का जो लैंड रेवेन्यू है, अगर कोई लैंड है और पूरा लैंड है, ये लैंड है, इसका कोई लैंड रेवेन्यू आता है तो लैंड रेवेन्यू का 20 गुना कर देना। किसका, लैंड रेवेन्यू का 20 गुना करना है। ठीक है, यदि दूसरे वाले में ये बोला गया है बी वाले में कि यदि लैंड का कोई पार्ट है, लैंड का अगर कोई क्या है, पार्ट है, तो उस लैंड रेवेन्यू का क्या करना है आपको, 20 गुना कर देना है। ठीक है, तो अगर लैंड रेवेन्यू का कोई पार्ट के बारे में है जिस पर भू राजस्व निर्धारण किया गया है और भू राजस्व संदेह है, तो ऐसे भू राजस्व का भी आपको क्या कर देना है, 20 गुना ही कर देना है। और सी वाला जो इसका पॉइंट बोला जाता है, सी वाले में ये बोल रहा है कि यदि ऐसी भूमि या भू राजस्व नहीं है, पहली चीज लैंड क्या है, लैंड आपकी कैसी है, खाली लैंड पड़ी है, उस पर कोई भू राजस्व नहीं है। ठीक है, तब क्या करोगे भैया, तब वो बोल रहा है कि 5 रुपए प्रति 5 रुपए प्रति एकड़ की दर से, प्रति एकड़ मतलब एकड़ और बीघा चलता है ना, तो 5 रुपए प्रति एकड़ की दर से जो लैंड रेवेन्यू लगेगा उसका 20 गुना, मतलब 5 रुपए पर जो लैंड रेवेन्यू लग रहा है उसका 20 गुना कर देना। तो आपका जो नॉन लैंड, जो उस पर लैंड रेवेन्यू नहीं है, वो भी निकल आएगा। ठीक है, तो क्या समझा हमने लैंड में, लैंड में ये समझा कि अगर सब्जेक्ट मैटर क्या है, लैंड है, तो पहली चीज हमें है, अगर होली लैंड का हमें लैंड रेवेन्यू निकाला तो उसका क्या कर देंगे, 20 गुना कर देंगे कंप्यूटेशन ऑफ फीस के लिए। दूसरा है, अगर लैंड का अगर कोई पार्ट है तो उसका क्या कर देंगे, 20 गुना कर देंगे कंप्यूटेशन ऑफ फीस के लिए। और तीसरा क्या है, लैंड के लिए कोई लैंड रेवेन्यू है ही नहीं, तो प्रति एकड़ के हिसाब से, मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से 5 रुपए पर एकड़ के हिसाब से आपको 20 गुना लैंड रेवेन्यू देखा जाएगा और कंप्यूट किया जाएगा। एमपी में ये 2007 में अमेंड हो चुका है और इसमें 5 रुपए से हटा के कितनी कर दी है, 10 कर दी है। एमपी अमेंडमेंट है वो। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए हमें तो यही जानना है और समझना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सिक्स्थ वाला पॉइंट, सिक्स्थ वाला, इसमें एक केस है, इसमें भी एक केस लिख लो, रविपाल वर्सेस श्रीमती मुमताज बेगम। रविपाल वर्सेस श्रीमती मुमताज बेगम 2010 का जो केस बना था, इसमें बताया गया था भूमि पर भू राजस्व निर्धारण नहीं है तो मूल्यांकन भू राजस्व के 20 गुना होगा। सीधा सीधा बोला है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद रखना है जो बोली गई है। ठीक है, अब सिक्स्थ वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। किस पे आ गए हैं, सिक्स्थ वाले पे। ठीक है, सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ बोल रहा है हक सुफा अधिकार को प्रवर्तित कराने के विषय में। सिक्स्थ वाला आपका प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है। हक सुफा अधिकार, हक सुफा अधिकार के बारे में वो क्या कर रहा है, आपसे बात कर रहा है कि हक सुफा अधिकार। ठीक है, आइए समझते हैं इस वाली चीज को भी कि हक सुफा अधिकार के बारे में वाद में। ठीक है, अब इसके लिए सूट है, हक सुफा अधिकार को प्रवर्तित कराना है तो सूट होता है। ठीक है, हक सुफा अधिकार मतलब जो एंजॉयमेंट का राइट होता है उसका। ठीक है, उसके बारे में जो क्या है आपका सूट निकल के आता है। ठीक है, देखिए समझिए क्या है। देखो क्या बोल रहा है, हक सुफा अधिकार प्रवर्तित कराने के लिए तो आपको फीस का कंप्यूटेशन कैसे करोगे, आप सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से कर लेना, खत्म बात। सब्जेक्ट मैटर की जैसी वैल्यू है उसके हिसाब से आप क्या कर लोगे, कंप्यूटेशन कर लोगे। ठीक है, अगर आपने हक सुफा अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए सूट लगाया है तो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के हिसाब से, पहला जनरल रूल तो ये है कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के हिसाब से आपको कर लोगे। लेकिन इसका कुछ प्रोवाइजो है। क्या प्रोवाइजो बोल रहा है, प्रोवाइजो ये बोल रहा है, आपको प्रोवाइजो समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। जैसे कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू मैंने बोली कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 लाख रुपए है, मान के चलो 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी की वैल्यू है। लेकिन जो कोर्ट ने वैल्यूएशन किया है वो कितना कर दिया, 1.5 लाख कर दिया। 1 पॉइंट कितना कर दिया, 5 लाख रुपए आपका क्या कर दिया है, कंप्यूटेशन कर दिया है।
ठीक है, मतलब 1.5 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है, 1.5 लाख कर दिया, ठीक है, तब आपको जो डिफरेंस आ गया, क्या डिफरेंस आया, ये आपको 50,000 का डिफरेंस आया, ठीक है, 50,000 का जो डिफरेंस आया, जब तक आप ये फी नहीं कर दोगे तब तक आपकी फीस का कंप्यूटेशन नहीं हो पाएगा। मतलब आपको पहले डिफरेंस क्या करना है, पे करना है, पहले आपको डिफरेंस पे करना है, उसके बाद आपका ये कंप्यूटेशन बराबर होगा, मतलब सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कोड की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, तब जाके आपका हक सुबह का अधिकार मिलेगा। देखिए, और यही क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ में आ गया था, कैसे आया था, उसमें पूछा गया था कि जब तक कि डिग्री का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा, डिग्री का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक कि ये डिफरेंस पेमेंट आप नहीं कर देते, यही वाला क्वेश्चन था, जब तक कि आप बचा हुआ डिफरेंस क्या नहीं कर देते हैं, पे नहीं कर देते, जब तक डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सूट लाए हो, सूट ले आए हो, डिग्री आ गई है, लेकिन डिग्री का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक कि ये डिफरेंस आप क्या नहीं कर देते, पे नहीं कर दे, क्योंकि कोर्ट ने क्या करा है, वैल्यू या तो अधिक कर दी है या तो कम कर दी है ना। हो सकता है कि आपकी वैल्यू कितनी है, ये है, और कोर्ट ने कितनी कर दी है, 1 लाख कर दी है, तब भी ये डिफरेंस आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको क्या करेगा, अगर अधिक है और कोर्ट ने कम करी है तो रिफंड, जब तक वापस नहीं करेगा तब तक की बात, ये वाली चीज है, समझ में आए बात को, आगे बढ़ेंगे 13, 14, 15 है ना, उसमें रिफंड के बारे में बात करता है, ठीक है, क्लियर। आगे अब इसकी रीड अगर आपको करना है, परंतु जहां न्यायालय अपराधित वस्तु मूल्य का कथित से अधिक हो तो डिक्री को निष्पादित नहीं किया जाएगा। बोला है कि नहीं बोला, न्यायालय द्वारा अवधारित विषय वस्तु का मूल्य अधिक है, मतलब अधिक है और इसका कम है, ठीक है, और अगर इसका अधिक है तो रिफंड करना पड़ेगा, इसका अधिक है तो निर्धारित समय के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा, जो कि हमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाली चीज है। मतलब डिक्री का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक कि आप क्या नहीं कर देते हो, जो डिफरेंस बचता है उसका पे नहीं कर देते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 का ए वाले पॉइंट पे आ गए। अब 6 का भी ए आया है, बोला है भैया पार्टीशन के बारे में सूट है, किसके बारे में, पार्टीशन के बारे में सूट है। तब क्या करोगे, अगर बात संपत्ति के हिस्से के बारे में है, हिस्से के आधे मूल्य के बारे में, मतलब संपत्ति का 2 हिस्से हैं, 50-50, तो इस 50 का क्या कर दो, हाफ कर दो, सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ प्लेंटिफ शेयर्स, जो आपका प्लेंटिफ का शेयर है उसका क्या करना है, आपको हाफ कर देना है, ठीक है, समझ में आ रही, मतलब एक प्रॉपर्टी है उसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। और अब जब आप नेक्स्ट पढ़ोगे, पहली चीज तो ये वाली चीज है, लेकिन हाफ करना किसका है, सीधा सीधा ले बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि पहली चीज तो मैंने ये बोली है पहले वाले में कि वादी की संपत्ति के हिस्से के आधे मूल्य के अनुसार होगी, जो आपका प्लेंटिफ है उसकी संपत्ति का जो 50 है उसके आधे मूल्य से क्या करेंगे, हम कंप्यूटेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यदि वाद पत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले दिनांक को वादी उस संपत्ति के कब्जे में ना हो, तब क्या होगा, पहली चीज तो ये बोल रहा है अगर पोजीशन में नहीं है, क्या नहीं है, प्लेंटिव जिस दिन प्लेंट लगाया है उस दिन वो पोजीशन में नहीं है, तब क्या करेगा, तब वह करेगा ऐसे दिनांक को, उसका जो सहायक बता रहा है, मतलब वो बता रहा है कि मैं इसका पूरा मालिक हूं। सूट क्यों लगाते हैं, सूट क्यों लगाते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी पूरी चाहिए, मतलब पार्टीशन का सूट ऐसा लगेगा, ये एक लैंड है, इसके 2 भाग हैं, इसका एक ए व्यक्ति है, इसका एक बी व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति क्या है, आपका प्लेंटिफ है, जनरल रूल बोल रहा है कि इसका 1/2 कर देंगे कंप्यूटेशन ऑफ फीस के लिए, तो ये निकल आएगा। लेकिन दूसरे चीज में ये बोल रहा है कि जब ये प्लेंट लगा रहा था ना, तब यह कब्जे में नहीं था, पोजीशन में नहीं था, उसके किसके पोजीशन में नहीं था, उसके पोजीशन में नहीं था। तब क्या करेंगे, जब पोजीशन में नहीं था तो ये जो दावा कर रहा है कि सर ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो बोल रहा है एक काम करो तुम पूरी प्रॉपर्टी का आधा कर लो, मतलब यहाँ पे 50 लाख वैल्यू मान लो, यहाँ पे 50 लाख वैल्यू मान लो, और यहाँ पे 1 CR मान लो, है ना। तो यहाँ पे 50 लाख का आधा कर दिया था तो बच गए थे बेटा, लेकिन जब आप सूट लगा रहे हो और पोजीशन में भी नहीं हो और पूरा मांग रहे हो कि हाँ मैं उस प्रॉपर्टी का क्या हूँ, मालिक हूँ, सहायक हूँ, तो आप एक काम करो, 1 करोड़ का 1/2 करके आप कंप्यूटेशन करा देना, ठीक है, 1 करोड़ का 1/2 होगा फिर, ठीक है। तो ये वाली चीज आप 2 चीजें यहाँ पे याद रख लो, ठीक है। पहली चीज तो आपकी हो गई है 50 लाख का आधा, और दूसरी चीज पोजीशन नहीं है उस टाइम पे 1 करोड़ का आधा, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि होलसेल प्रॉपर्टी का ये खत्म, ठीक है। इसके बाद आपका जो
सेवन वाला पॉइंट है। सेवन वाला देख लीजिए, सेवन वाला क्या बोल रहा है, भू राजस्व के समोन्देशी के हित के बारे में बात कर रहा है। सीधा सीधा एक ही चीज लिख लो सेवन वाले में। सेवन वाला यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। सेवन वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपके असाइनी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? असाइनी के हित के बारे में बात करता है, इंटरेस्ट ऑफ असाइनी। तो जो उसका नेट प्रॉफिट है प्रॉपर्टी का, नेट प्रॉफिट का आप कितना कर दो, 15 टाइम कर दो, यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 15 गुना कर देना। अगर असाइनी के हित के बारे में अगर कोई लैंड रेवेन्यू है, मतलब लैंड रेवेन्यू असाइनी के हित से संबंधित वादों के हैं, तो नेट प्रॉफिट का आप क्या कर देना, 15 गुना कर देना, ये वाली चीज है, ठीक है। इसके बाद एट वाला आपसे क्या बोल रहा है, एट बोल रहा है कुर्की को अपास्त कराने के बाद के विषय में, कि कुर्की अपास्त कैसे होगी, ठीक है, कुर्की अपास्त कैसे होगी उसके विषय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कुर्की के अपास्त कराने के विषय के बारे में क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। तो सेवन वाला क्या था, सेवन वाला तो आपका असाइनी के बारे में था, ठीक है। तो असाइनी की कैसे डिसाइड करोगे इंटरेस्ट, तो वो बोल रहा है लैंड रेवेन्यू ऑफ असाइनी इंटरेस्ट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट जितना भी आ रहा है ना, नेट प्रॉफिट आपका जितना भी आ रहा है ना, उसका आप क्या कर देना, 15 टाइम कर देना, ठीक है। उसके बाद वो जो आपका 8 पॉइंट बना रहा है, 8 बता रहा है आपको अपास्त सेटिसाइड कराने के विषय में, सेटिसाइड कराने के विषय में बता रहा है कि सेटिसाइड कराओगे आप, किसको सेटिसाइड कराना है आपको, ठीक है। कोई भी अटैचमेंट किया है आपने, कुर्की की है, ठीक है, उसको क्या करा रहा है, सेटिसाइड कराना है। तो सेटिसाइड कैसे कराओगे, ये वाली बात वो बोल रहा है। तो अमाउंट फॉर विच लैंड अटैच, जैसे कि लोन वगैरह है ना, लोन वगैरह है, उसके बारे में बात है। एग्जाम्पल के लिए भूमि को या भूमि या राजस्व के हित में अगर कोई कुर्की अपास्त कराने के लिए रकम के अनुसार, किसके बाद में, उस रकम के अनुसार जिसके लिए वह भूमि हित कुर्क किया गया था, मतलब ये भी क्या बोल रहा है, लैंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, अमाउंट फॉर लैंड। अगर किसी की भूमि को क्या कराना है, हमें अपास्त कराना है, किसकी भूमि को या लैंड रेवेन्यू के जो इंटरेस्ट है उसको क्या कराना है, अपास्त कराना है। तो रकम के अनुसार जो आपका अमाउंट ऑफ लैंड है, अमाउंट जो रकम आप क्या कर रहे हो, रिलीज कराना चाहते हो, जो अटैचमेंट आप रिलीज कराना चाहते हो, उसका क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशन वहीं से काउंट हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो अटैचमेंट ऑफ, अमाउंट ऑफ अटैचमेंट के हिसाब से ये कहा चलेगा। लेकिन इसका प्रोवाइजो देख लो, जहां ऐसी रकम भूमि या भूमि के मूल्य से अधिक है, जहां कोई ऐसी रकम है जो भूमि या भूमि के मूल्य से अधिक है, तो वहां फीस की रकम की संगणना ऐसी की जाएगी मानो वह दावा भूमि या भूमि के हित के कब्जे के लिए हो, ठीक है। मतलब अगर जो रकम है आपकी, जैसे कि अमाउंट कितना निकला, 1 करोड़ रुपए निकला, ठीक है। अब कोई लैंड है, लैंड की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ है, ठीक है। अब 1 करोड़ के हिसाब से 1 करोड़ को क्या कर दिया गया था, अटैच कर दिया गया था। अब इसको जब तक रिलीज नहीं किया जाएगा, जब तक आप 1 करोड़ अमाउंट ऑफ अटैचमेंट आप पे नहीं कर दोगे, तो उस दिन से आपका क्या होगा, कम्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि अगर ऐसी कंटी करी के 1.5 करोड़ निकला, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मानो उस कंडीशन में ये होगा कि वो आप कब्जे वाली भूमि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मानो वह पोजीशन वाली भूमि है, ठीक है, पोजीशन के लिए है ये हित, ये जो आपका भूमि है, जो आपका लैंड रेवेन्यू है, ये पोजीशन के लिए है, और ये जो आपका है जो विदाउट पोजीशन वाले है, ठीक है। कुर्क किया जाता है तो रकम के अनुसार, तो बाद में उस रकम के अनुसार ये सूट में जितना भी अमाउंट है उसके हिसाब से काउंट होगा। और ये जो बोल रहा है जो पोजीशन से संबंधित है, अगर अधिक हो गया है तो ये भी उसी के बारे में बात कर रहा है कि ये भी माना जाएगा कि सूट से संबंधित है, मतलब अमाउंट ऑफ अटैचमेंट इन सूट, अमाउंट ऑफ अटैचमेंट इन सूट के बारे में बात करता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, एक एक चीज क्लियर है ना। एग्जांपल जैसे लोन वगैरह है ना, लोन लेते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो लोन किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर हम लेते हैं ना, तो लोन लिया, अब वो प्रॉपर्टी हमें क्या रखनी पड़ती है, उनके कब्जे में आ जाती है, एक तरीके से अटैचमेंट हो जाती है। अगर उसको रिलीज करना है तो आपको पहले पूरा लोन भरना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप इस पे एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, किराएदार भी रह रहे हैं, ठीक है, तो वो बोलेगा कि अब उसके हिसाब से अगर वैल्यू अधिक निकल रही है तो आपको तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ फीस वहां से भी काउंट होगी, कब्जे के लिए हो, मानो भाई भूमि कैसे हो, कब्जे के लिए हो, ठीक है।
कि आपको क्या चाहिए, अब पोजीशन चाहिए, और आप पोजीशन चाहिए तो वैल्यू अधिक हो गया कि उसके कब्जे के लिए हो, किराएदार ने आपसे, भैया वही वाली चीज़ हो गई। ठीक है, समझ गए। जैसे लोन लेते हो, एक बार और समझ लो अगर नहीं समझ आया, लोन लेते हो ना, तो लोन अगर किसी प्रॉपर्टी को, घर को बनाने के लिए लिया है, तो आप जब तक लोन नहीं चुका दोगे और रह तो रहे हो, अब प्रॉपर कब्जा अगर आपको चाहिए और अब वो तो वैल्यू अधिक निकल गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस दिन से कम्यूटेशन ऑफ फीस हो गई। ठीक है, आपके सूट में कम्यूटेशन ऑफ फीस अमाउंट में मेंशन रहेगी, ऊपर सीधा सीधा बोल दिया कि जितने रकम का आप दावा करोगे उतनी रकम का आपको अटैचमेंट क्या कराना पड़ेगा, हटाना, अपास्त कराना पड़ेगा। ठीक है, आगे सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9 वाला पॉइंट बोलता है टू रिडीम। टू रिडीम के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, टू रिडीम, जो आपका है 9, किसके बारे में, टू रिडीम के बारे में बात कर रहा है, मोचन के वादों के विषय में। तो कैसे करोगे, प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल मनी सिक्योरिटी, पहले वाले में लिख लेना प्रिंसिपल मूलधन के अनुसार, रिडीम कैसे करोगे, प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अनुसार, और दूसरा जो आपका बोल रहा है, वो जो बोल रहा है डेट ऑफ अमाउंट क्लेम, जो आपका ड्यू है, ड्यू अमाउंट है, उस दिन से काउंट होगी। ठीक है, उस दिन से क्या होगी, आपको कम्यूटेशन होगी। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये आपका तो ए वाला पॉइंट था और दूसरा बी वाला है, ये 4 फीचर के संबंध में है, ये बी वाला था, और ये जो आपका क्या था, प्रिंसिपल सिक्योरिटी वाला, ये मॉर्गेज के संबंध में है। ठीक है, ये वाला याद रखना, पूर्वबंध के बाद में और बंधक के बाद में। ठीक है, और उसके पहले जो आपका पड़ा है, आपका जो 8 पॉइंट है, वो कुर्की को अपास्त कराने के बाद में। ठीक है, कुर्की को अपास्त कराने के बादों में। ठीक, क्लियर। इसके बाद 10वां पॉइंट आपका क्या बन रहा है, वृद्धनिष्ठ पालन के वादों में, वृद्धनिष्ठ पालन के वादों में बात कर रहा है। चलिए यहीं पे नीचे देख लेते हैं कि वृद्धनिष्ठ पालन के वादों में बात कर रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में क्या कर रहा है वो, वादों में, मतलब सूट में। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, तो 3 चीजों के लिए इसमें बात करी गई है। एक तो आपका निकलेगा यहां से सेल, एक तो आपका निकलेगा यहां से मॉर्गेज, एक तो आपका यहां से निकलेगा लीज, और एक आपका यहां कहां से निकल रहा है, एक अवार्ड। ठीक है, सेल, मॉर्गेज, लीज, अवार्ड के बारे में वो क्या कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि भैया अगर आपको मॉर्गेज वाली चीज देखनी है, पहली चीज कि अगर आपको मॉर्गेज वाली, देखो सेल वाली में तो सीधा बोला है कि बाद में कंसिडरेशन के हिसाब से, ये कैसा चलेगा, सूट में जितना भी कंसिडरेशन है उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन मॉर्गेज वाला अगर आपसे बोला गया, तो मॉर्गेज वाले में जितना अमाउंट सिक्योरिटी में है, मतलब अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से कंप्यूटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद लीज में कैसे होगा, लीज में पहले हर साल का मतलब रेंट का, पहले रेंट के हिसाब से, पहले रेंट के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद अवार्ड का कैसे चलेगा, अवार्ड का आपका चलेगा प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। और ये याद रख लेना, यहाँ से प्री निकलेगा, जैसे कि सेल का कंसिडरेशन के हिसाब से, मॉर्गेज का अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से, लीज का रेंट के पहले के हिसाब से, अवार्ड का प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना चाहिए, है ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बादों में फीस का कंप्यूटेशन, सेल में कंसिडरेशन के हिसाब से, मॉर्गेज में अमाउंट सिक्योरिटी के हिसाब से, लीज में रेंट के पहले के रेंट के हिसाब से, और अवार्ड में प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, याद करते जाना, अगर वीडियो अच्छे से सुनोगे ना तो यहीं के यहीं याद होने वाला है। ठीक है, चलिए अब पूरा मिटाऊंगा। ठीक है, समझ। लास्ट लास्ट बोल रहा है 11 बिटवीन द लैंडलॉर्ड ऑफ टेनेंट के बारे में बात कर रहा है। तो रेंट ईयर के हिसाब से ये चलेगा, ये वाला आप पढ़ लेना। उसमें लिखा है पहले वाले में, पट्टे के प्रतिलेख के
दूसरे में लिखा है भाटक की वृद्धि के लिए, तीसरे में लिखा पट्टा परिधान करने के लिए, चौथा लिखा है संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए, स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए, तीसरे 5वें पॉइंट में लिखा है आपके बेदखली के लिए, और छठवें वाले में जो आपका 4 पॉइंट है अवेटमेंट ऑफ रेंट के बारे में बात करता है कि अवेटमेंट ऑफ रेंट कैसे होगा। तो स्थावर संपत्ति के बाद में भाटक की रकम के अनुसार, मतलब जो नेक्स्ट डेट और बिफोर द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द प्लान, नेक्स्ट और बिफोर डेट प्रेजेंटिंग प्लान और नेक्स्ट बिफोर पे जो रेंट चल रहा है आपका, उसके हिसाब से क्या होगा आपका भाटक में अगर कोई रेंट अबेटमेंट ऑफ रेंट से संबंधित सूट है तो उसके हिसाब से क्या होगा आपका फीस का कंप्यूटेशन इस तरीके से होगा। नेक्स्ट और बिफोर, ठीक है। जो 11 वाला है 11 वाला पढ़ लेना। 11 वाला जो आपका कम नॉर्मल चीज बात कर रहा है कि जो आपका लैंडलॉर्ड है और टेनेंट के हिसाब से, तो सीधा सीधा बोल रहा है कि लीज को परिदत्त कराने के हिसाब से, लीज को देने के हिसाब से, एविक्शन के हिसाब से, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्टोरेशन के हिसाब से, ये वाली चीज है, ठीक है। आ जाइए सेक्शन 8। सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, इन तीनों को एक साथ कवर करते हैं। देखिए क्या बोलता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोल रहा है प्रतिकर संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन के संबंध में फीस के बारे में बोल रहा है। फी और मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन के बारे में बात कर रहा है कि जो भूमि है, भूमि का लोक प्रयोजनार्थ अर्जन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के प्रतिकर संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन में, अपील के ज्ञापन में इंक्लूड कौन है आपका क्रॉस ऑब्जेक्शन, याद रखना ये वाली चीज, ठीक है। उसके बाद फीस की संगणना, अधिनियम रकम और अपील में दावाकृत बच्चों के बीच, मतलब आपका कंपनसेशन क्लेम कैसे होगा। सी में बी में सीधा बोल रहा है कि आपका कंपनसेशन क्लेम के बारे में बात कर रहा है, वो कैसे होगा। अगर कोई अपील है, ये किस किस चीज के बारे में अपील है, अमाउंट जो आप मांग रहे हो उसके बारे में, और कोर्ट ने जो कंपनसेशन दिया है, मतलब जो अमाउंट आपने मांगा है, जो रिलीफ आपने मांगी है उसकी, और जो कोर्ट ने आपको कंपनसेट किया है, तो कंपनसेशन क्लेम की डेट कितनी तरीके से होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में अगर कोई क्या है आपका डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। पहली चीज में है डिस्प्यूट अमाउंट, दूसरे में है आपके डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके अनुसार चली जाएगी, मतलब दावाकृत रकम के बीच के अंतर के अनुसार, मतलब डिफरेंस अमाउंट के अनुसार क्या होगा आपका फीस का कंप्यूटेशन होगा। पहली चीज इसको इस तरीके से बना लो। चलिए जब तक इसका केस पढ़ लीजिए, क्या है इसका केस, उज्जैन नगर पालिका वर्सेस उज्जैन अन्य बनाम वर्सेस बाल कृष्ण पिता नारायण प्रसाद उपाध्याय वर्सेस अन्य 2006। बताओ 16, मतलब इतना बड़ा नाम नहीं आएगा भैया, है ना, इतना बड़ा नाम तो नहीं आएगा, और आएगा तो आप समझ जाना कि कंपनसेशन ज्यादा मांगा जाता है ना, तो कंपनसेशन में ज्यादा ही मांग रहा है वो, तो इतने सारा बताओ, उज्जैन बाल कृष्ण पिता नारायण उपाध्याय, पिता का भी नाम खुद ले, ठीक है। आगे इसके हिसाब से तो नहीं चलने वाला। अब इसको इस तरीके से बना लो, क्या बना लो इसको, कि जो बोला जाता है कि कंपनसेशन क्लेम कैसे काउंट होगा, है ना, कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि ये हेडिंग बोल रहा है मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन, प्रतिकर संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील का ज्ञापन की फीस, अपील के ज्ञापन की फीस है भैया, मेमोरेंडम ऑफ अपील की फीस है, वो भी कैसे, कंपनसेशन के लिए, क्लेम्ड कंपनसेशन कैसे, अपील में गए, दो चीजें देखी, एक तो जो रिलीफ मांगा है, जो रिलीफ मांगा या तो जो अमाउंट क्या किया आपने क्लेम किया है ये वाली चीज, और जो तो आपने कोर्ट ने आपको क्या दी है कंपनसेशन दिया है, उन दोनों के बीच में क्या होए, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस के हिसाब से क्या करेगी आपकी फीस काउंट की जाएगी, पहली चीज, ठीक है। आइए सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोल रहा है आपका पावर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू, दो चीजों की बात कर रहा है। 9 से याद रखना नेट प्रॉफिट और आपकी मार्केट वैल्यू, नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या हो रही है बात, सेट हो रही है कुछ,
कैसी सेट हो रही है समझिए। सेक्शन 10, ठीक है, मार्केट वैल्यू नेट प्रॉफिट के हिसाब से ये बात सेट हो रही है। कैसी सेट हो रही है? पावर है कैलकुलेट करने की। देखो इसमें है कमीशन। यदि न्यायालय यह विचार करने के कारण देखे, ठीक है, द कोर्ट फीस रीजन टू थिंक फिट एनुअल नेट प्रॉफिट एंड मार्केट वैल्यू सच लैंड हाउस एंड गार्डन, ठीक है, तो वार्षिक लाभों के हिसाब से बाजार मूल्य के हिसाब से अगर गलत तौर पर कर दिया गया है, ठीक है, अगर उन्होंने क्या करा है, कंप्यूटेशन कैसे कर लिया, रॉन्गली कर लिया गया है, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या जो आपको भेजेगा, ठीक है, तो प्रयोजनार्थ फीस संदेह करने की गणना उचित व्यक्ति को यह निर्देश देते हुए कमीशन निकाल सकेगा कि आवश्यक स्थानीय अन्वेषण या न्यायालय को सब जांच करके दे। मतलब कोर्ट कमीशन में सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू एस्टिमेट करेगी। क्लियर बात? क्या करेगी? कोर्ट जो कमीशन निकाल रही है उसमें सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो एस्टिमेट करेगी। यही आपका पूरा है, ठीक है। बाकी तो उसमें ये लिखा है कि जो नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू है उसकी विनिश्चय करने की पावर कैसी है। पावर ऐसी थी कि यहाँ से काउंट हुआ था। पहले चीज तो उनने क्या लिखा है, जो आपका लैंड था, जो आपका हाउस था, जो आपका गार्डन था, ठीक है, इनकी जो एनुअल वार्षिक जो वैल्यू था और जो मार्केट वैल्यू था ये कैसा रॉन्गली डिसाइड हो गया था। कैसा हो गया था? रॉन्गली डिसाइड हो गया था। तो उस संबंध में क्या करना था? उस संबंध में कोर्ट ने क्या करा था, एक ऑफिसर को नियुक्त करके उचित फीस भेज करके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको भेज दिया था और न्यायालय ने बोला था कि ये कमीशन जारी कर दिया कि इसके माध्यम से मुझे क्या करो, रिपोर्ट दो। मतलब कोर्ट ऑफ कमीशन सब्जेक्ट मैटर वैल्यू एस्टीमेट के हिसाब से क्या होगा, वो फीस की कंप्यूटेशन आपका होने लगेगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए सेक्शन 10। सेक्शन 10, अरे यार मिटा क्यों दिया? ठीक है, सेक्शन 10 लिखिए। सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? सेक्शन 10 बोल रहा है प्रोसीजर वेयर नेट प्रॉफिट एंड मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टीमेट। अब जो एस्टीमेट था वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, पहली चीज तो जो थी एनुअल, यहाँ पे जो 9 में था, 9 में आपका जो एनुअल था, चाहे वो लैंड का था, चाहे वो हाउस का था, चाहे वो गार्डन का था, ये क्या हो गया था, रॉन्गली डिसाइड हो गया था। तो उनने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था, वो भी किसके माध्यम से, कमीशन के माध्यम से। और उसमें क्या हुआ था, आपकी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू क्या कर दी गई थी, एस्टिमेट कर दी गई थी, तो बना लिया था पूरा, उसके हिसाब से काउंट कर लिया था। लेकिन इसमें यह बोल रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, चाहे वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो, ये कैसा हो गया, इसका जो कैसा हो गया, ये एस्टीमेट पूरा, जो पूरा एस्टीमेट बना वो कैसा बना, रॉन्गली, गलत है भैया, गलत प्राकलित किया गया है, गलत प्राकलित किया गया है। शुद्ध लाभ और बाजार मूल्य गलत तौर पर प्राकलित किए गए हैं। तब प्रक्रिया क्या होगी? तब प्रक्रिया तो सीधा सीधा बोल रहा है वो, अगर ज्यादा है तो रिफंड कर दो, कम है तो एडिशन कर दो। कोर्ट दो तरीके से क्या कर सकता है, प्रोसीजर फाइन कर सकता है। ठीक है, अगर जो एस्टीमेट है, अगर ये एस्टीमेट जो आपका है, एस्टीमेट अगर प्लस पॉइंट में चला गया, मतलब ज्यादा चला गया, तो क्या करना है, आपको रिफंड करना पड़ेगा कोर्ट को। ठीक है, और यदि जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट यदि माइनस चला गया, मतलब गलत हो गया है, ठीक है, मतलब कम है, तो आपको क्या कराना है, और एडिशन कराना है कि भैया और अभी पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? 10। और एक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में आपके सेक्शन 11 से आया था, ठीक है, उसको और डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 11 पढ़िए जरा। सेक्शन 11 रखा है प्रोसीजर इन सूट मींस प्रॉफिट एंड मींस प्रॉफिट और अकाउंट व्हेन अमाउंट डिक्री एक्सीडिंग टू क्लेम। मतलब अंतःकालीन लाभ या लेखा के लिए दावाकृत करने के लिए के विषय के बारे में ये क्या करता है, आपसे वाद करता है। ठीक है, कैसी बात कर रहा है कि डिक्रीत रकम दावाकृत रकम से अधिक है। जो आपकी डिक्री की रकम है, जो आपकी डिक्री की जो अमाउंट है वो अधिक है, और जो आपका सूट का जो अमाउंट है वो कम है, मतलब इससे कम है। ठीक है, सूट का अमाउंट डिक्री की अमाउंट से क्या है, आपका कम है। ठीक है, तो ये बोल रहा है उस संबंध में अंतःकालीन लाभ, और अंतःकालीन लाभ क्या होता है, लाभों पर वे लाभ सहित ब्याज सहित लाभ होते हैं। ठीक है, अंतःकालीन लाभ क्या होते हैं, लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत होते हैं। ठीक है, जो कि आपको सेक्शन जब आप पढ़ोगे सेक्शन 2K12 में सीपीसी में मिल जाएगा आपको, मींस प्रॉफिट अंतःकालीन लाभ। ठीक है, ठीक है, पढ़िए। अंतःकालीन लाभ के या तो स्थावर संपत्ति के, अंतःकालीन लाभ के, या लेखा के
सीधा सीधा वही लिख दिया। डिक्रीत लाभ या दावाकृत रकम की मूल्य पे वादी अनुतोष का मूल्यांकन किया जाता है जो कि अधिक है, तो डिक्री के निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऑफिसर के अंतर से संदत्त ना कर दिया जाए और संदत्त फीस या डिक्री संपूर्ण लाभों या समावेत, ठीक है, वैल्यूएशन ज्यादा कराया है तो डिक्री में यदि मीन्स प्रॉफिट का वैल्यूएशन किया है, ठीक है, और कोर्ट ने ज्यादा दे दिया है तो अमाउंट का जो डिफरेंस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है। सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि जो मीन्स प्रॉफिट है, ठीक है, जो मीन्स प्रॉफिट है, अगर जो मीन्स प्रॉफिट है और मीन्स प्रॉफिट में यदि कोई डिक्रीत लाभ या दावाकृत लाभ उस रकम से अधिक है, ठीक है, मीन्स प्रॉफिट के लिए, जो मीन्स प्रॉफिट के लिए क्या लाए थे, सूट लाए थे, तो इसकी जो डिक्री जो डिसाइड करी गई थी और डिक्री में जो अमाउंट था वो कोर्ट ने उसका जो वैल्यूएशन है वो क्या किया, अधिक किया है जितना आपने मांगा था, मतलब जितना अमाउंट आपने क्या किया था, क्लेम किया था, उससे क्या है ये अधिक है, उससे क्या है ये वाला अधिक है। तो उस संबंध में क्या होगा, तो जो डिफरेंस आपको निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जो आपका डिफरेंस निकल रहा है, ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लिखा है उसमें देखो, इप्सित अनुतोष का मूल्यांकन अधिक है तो डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं होगा जब तक उचित ऑफिसर को वह अंतर संदत्त ना कर दिया जाए। ठीक है, जब तक आप डिफरेंस क्या नहीं करोगे, पे नहीं करोगे, जब तक कि डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये वाली बात और कहाँ मिली थी हमें, 2K6 में भी, 2K6 में नहीं, वो 6 पॉइंट हक सुफा अधिकार वाले में मिली थी ना, 7K, उसमें तो डिक्री का एग्जीक्यूशन इसमें भी नहीं होगा जब तक कि आप डिफरेंस पे नहीं कर दोगे, और उसमें भी वही वाली चीज जब तक आप डिफरेंस पे नहीं कर दोगे। ठीक है, लेकिन इसमें सीधा मीन्स प्रॉफिट वाला है, उसमें हक सुबह अधिकारी वाला है। ठीक है, आपको ये वाली याद याद रखना, ये पूरा एक पूरा पेज आया था आपको, डिग्री का एग्जीक्यूशन कब होगा कब नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा, है ना। तो ये वाली चीज आपको इस तरीके से, क्योंकि छोटा एक्ट है तो हो सकता है 2-3 एक्ट को मिला के एक ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं वो। ठीक है, अब जहां अंतःकालीन लाभ अविनिश्चित डिग्री के निष्पादन के दौरान, ठीक है, यदि अविनिश्चित लाभाकृत लाभों से अधिक है, सीधी सीधी बोल रहा है, अब मीन्स प्रॉफिट अधिक है तब डिग्री के निष्पादन तब तक के लिए रोक दिया जाएगा। अगर मीन्स प्रॉफिट अधिक हो गया, ठीक है, अगर मीन्स प्रॉफिट अधिक हो गया तब उस संबंध में, तो वो वाली बात बोल रहा है कि अगर मीन्स प्रॉफिट हो गया तो तब तक का डिग्री का निष्पादन तब भी नहीं होगा जब तक कि आप जो डिफरेंस है उसको क्या नहीं कर देते हो, पे नहीं कर देते हो, और अतिरिक्त फीस आप क्या नहीं कर देते हो, जमा नहीं कर देते हो। मतलब अब इसमें क्या हो गया, कोर्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, कम हो गई, और जो आपने क्लेम किया था वो ज्यादा कर दिया है। ठीक है, तो आप कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट ये बोलेगा कि ठीक है, आप जो डिफरेंस निकल रहा ना ये आप पे करो, ये आप क्या करो, पे करो, तब आपको क्या कर दिया जाएगा, डिग्री का एग्जीक्यूशन किया जाएगा, अन्यथा बाद खारिज कर दिया जाएगा। और डेट दिएगा, नियत करेगा कि इस दिनांक तक आप कर दीजिए, अन्यथा ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई, ठीक। तो ये वाली चीज उचित ऑफिसर से क्या मीनिंग समझे आप, जो सेक्शन 5 में जो उचित ऑफिसर है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना। ठीक है, उचित ऑफिसर लिखा है इसमें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, कल हम इसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, कल या परसों में, 2 दिन में हमारा ये कोर्ट फीस एक्ट खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।